साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले 1 साल से लगातार जो केंद्र सरकार मतलब भाजपा को लेकर जो एक रणनीति बनी विपक्ष खेमे की और एक आईएनडीए के नाम से एक संगठन तैयार किया गया। इस संगठन में इस गठबंधन में इंडिया अलायंस में बहुत सारे अलग-अलग राज्यों के छत्रपों को न्योता दिया गया। हालाँकि मीटिंगों का दौर चला, दिल्ली में मीटिंग हुई, बेंगलुरु में मीटिंग हुई, महाराष्ट्र में मीटिंग हुई और इसको लेके अब से 2 महीने पहले ये लग रहा था कि जिस तरह इंडिया जो इंडिया अलायंस है, जो आईएनडीए है, इसमें जो क्षेत्रीय दल हैं, वो सब दल शामिल हैं जिनका अलग-अलग स्टेट में अपना वर्चस्व है और पहले वो सरकार भी बना चुके अपने-अपने स्टेटों में और वहाँ उनकी वहाँ उनका वहाँ अपना वजूद भी है। तो अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो क्योंकि सपा का अपना वजूद है। जब हम एनसीपी की बात करें तो चूँकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आस-पास के कई राज्य वहाँ उनका अपना वजूद है। जब हम बात करें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी का अपना एक वजूद है। हम बात करें तमिलनाडु की तो वहाँ स्टालिन क्योंकि उनका भी अपना दबदबा है, लंबे समय से वो लोग सरकार में हैं और इधर बात करें बिहार की तो नीतीश कुमार और लालू उनका अपना वजूद है। जब उड़ीसा की बात करें तो वहाँ बीजू जो जनता दल है, पटनायक का भी अपना अलग वजूद है। एक बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता है सत्ताधारी दल भाजपा एनडीए के सामने, तो हमें लग रहा है कि 60 से 65% वो वोट बैंक है जिस पे इंडिया चुनाव लड़ेगा और बीजेपी का जो अपना कोर वोटर है, लगभग 30 से 32% पे बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। अब एकाएक जैसे ही 5 राज्यों को चुनाव आते हैं, तो चुनाव को लेके इंडिया गठबंधन में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। दरार पड़ने की वजह मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, वहाँ समाजवादी पार्टी अपने 5 से 6 विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कमलनाथ उसमें अड़े रहे और उन्होंने सपा को कोई भी सीट देने से इनकार कर दिया। हालाँकि इसका विरोध हुआ और वहाँ फिर सपा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने अपने बहुत सारे प्रत्याशी को मैदान में उतारा। हालाँकि वो वहाँ कितने विधानसभा सीटों पर उन्हें जीत मिलेगी, कितनी हार मिलेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह अगर अलायंस के साथ में वो चुनाव लड़ते तो वहाँ कहीं न कहीं कांग्रेस को बल मिलता, आईएनडीए को बल मिलता। लेकिन जिस तरह वहाँ आमना-सामना हो गया तो कहीं न कहीं कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जैसे एकाएक अभी 3 दिन पहले एक मामला प्रकरण आया कि जिस तरह तमिलनाडु में केसीआर और कांग्रेस आमने-सामने हैं, तो तमिलनाडु में जिस तरह स्टालिन ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बुलाया और वहाँ पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया, तो वहाँ जाने का मतलब है कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन नहीं है, तीसरा मोर्चा और बनने जा रहा है और तीसरे मोर्चे के जो महारथी होंगे, उसमें जो छत्रप होंगे, उसमें जो अब तक कयास है कि जैसे आम आदमी पार्टी के प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केसीआर तेलंगाना से, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा स्टालिन है और कई दल उसमें शामिल की होना बताया गया है। तो साथियों लगता है कि अगर इंडिया अलायंस से हटकर अगर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे की ओर जाते हैं, तो ये माना जाएगा कि 2024 में भाजपा को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस तरह वोटों का बंटवारा है, जब हम तीसरे मोर्चे की बात करेंगे तो वही वोट बैंक कांग्रेस का है, वही वोट बैंक सपा का है, वही वोट बैंक लोकदल का है और बीजेपी का जो अपना कोर वोटर है वो अलग है। जैसे ही तीसरे मोर्चे का गठन होगा, ये जो शुरुआत चल रही है, अगर तीसरा मोर्चा भी बनकर तैयार हुआ तो ये माना जाएगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक तरफा फिर 2014 को दोहराएगी। इसमें कोई दो राय नहीं होगा क्योंकि लगातार जैसे 5 राज्यों को चुनाव आए तो तमाम दलों में बड़ी छटपटाहट सी नजर आई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिस तरह मुखर हुई, कांग्रेस ने जो अपने गठबंधन के साथी थे जिस तरह उन्हें सीट नहीं दी, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं दरार पड़नी तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शुरू हो गई थी। लेकिन अब जैसे चुनाव समाप्त हुआ और तीसरे मोर्चे को लेकर जिस तरह नेताओं की फिर एक बार बैठक का दौर शुरू हो गया, जिस तरह स्टालिन और अखिलेश यादव एक साथ बैठे चेन्नई में और मंथन किया और तीसरे मोर्चे की नींव रखी गई, तो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये अलग बात है कि तीसरा मोर्चा जो स्टालिन और अखिलेश यादव के बीच में जो बातचीत हुई है, ये बातचीत कहाँ तक पहुँचेगी, यह परवान चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी। अगर तीसरा मोर्चा ना बन के इंडिया अलायंस के साथ लोकसभा का चुनाव में तमाम लोग भागीदारी के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो हमें लगता है कि बीजेपी इनके सामने बहुत सारी सीटों पर कमजोर साबित हो सकती है।
जहाँ तक हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चूँकि उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ है और उत्तर प्रदेश के कारण देश में बीजेपी की सरकार भी बनती है। चूँकि यहाँ 80 लोकसभा वाला स्टेट है और एक बार बीजेपी यहाँ 73 सीट ला चुकी है गठबंधन के साथ में, एक बार 63 सीट यहाँ ले पाई है। चूँकि बड़ा स्टेट है, जब हम कई राज्यों की बात करते हैं, तो कई राज्यों में मिलकर इतनी सीट नहीं होती, जितनी सीट भाजपा उत्तर प्रदेश से जीतकर संसद में पहुँचती है। अब देखना ये है कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है, तो इंडिया अलायंस जो इंडिया है, इसका वजूद कम हो जाएगा और देश में फिर एक बार जो गुजरात लॉबी है, इनका वर्चस्व होगा। हालाँकि देखना ये है कि इंडिया कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस जो अखिलेश यादव की जिद है, उसे पूरा करती है या कांग्रेस सपा से किनारा करती है। जो इंडिया है, इंडिया का पूरा दारोमदार सपा और कांग्रेस के हाथ में है। उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन में कितनी सीट लेती है और कांग्रेस कितनी सीट लेती है। चूँकि अभी तक जो विवाद है कांग्रेस और सपा का, यहाँ सिर्फ सीटों को लेके है। जहाँ तक अखिलेश यादव का कहना है, उनका मानना है कि जब 2022 में विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो यहाँ सेकंड जो पार्टी थी वो सपा थी। जिस तरह जो मैंडेट जनता ने सपा को दिया, लोकसभा में भी गठबंधन धर्म जो निभाया जाए, उसी रेशो में सपा को सबसे ज़्यादा सीट दी जाए और तभी यहाँ सफलता मिल सकती है। लेकिन कांग्रेस का अपना दूसरा मानना है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दूसरी बात करते हैं और अजय राय और अखिलेश यादव के बीच में जो वाकयुद्ध उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इससे लग नहीं रहा कि इंडिया जो गठबंधन है, ये परवान चढ़ेगा। हम आपको लगातार अपडेट बताते रहेंगे 2024 में क्या होने वाला है।